Hello and welcome back to the daily Hindu editorial analysis series of बोधिसत्व PCS। फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल है इंडिया नेपाल रिलेशंस के बारे में। यह आर्टिकल जो है बीपीएससी 65 मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बीपीएससी 65 मेंस लिख रहे हो तो इस टॉपिक को आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जब डोकलाम विवाद हुआ था तो 64 मेंस में सीधे सीधे प्रश्न डोकलाम विवाद से पूछा था। चूंकि नेपाल जो है इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करने के साथ साथ बिहार के साथ भी ये शेयर करता है, तो इस टॉपिक से जो है सीधे सीधे बीपीएससी 65 मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन का ये टॉपिक है, तो यूपी पीसीएस मेंस, आईएएस, जेपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए, मैं आज के इस आर्टिकल पे बेस्ट क्वेश्चन ये है कि भारत और नेपाल के संबंधों में आए हालिया विवाद पर टिप्पणी करें। 200 शब्दों में आप सभी को लिखना है, तो इसे आप लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि विवाद का बिंदु क्या है। विवाद का बिंदु ये काला पानी पॉइंट है, जो एक भूमि का पैच है। इस पॉइंट को, इस जगह को जो है नेपाल और भारत जो है अपने अपने मैप में अपने अपने तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पैच ऑफ लैंड है, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, भूमि का एक पैच है जो भारत और नेपाल के सीमा पर है और लिपू लेक दर्रा के समीप है, जो इंडिया और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। इससे होके तिब्बत में कैलाश मानसरोवर का रूट भी है और यह एक व्यापार बिंदु भी है। हाल ही में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेला है और इस मुद्दे को उठाकर भारत को एक सप्रेशर के तौर पे बताने की कोशिश करी है, जिससे दोनों देशों के संबंध में खटास आ गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं काला पानी और मैप का किस प्रकार का ये झगड़ा है। देखिए, भारत जो है नेपाल के साथ 1816 के सुगौली के संधि के तहत जो है सीमा साझा करता है। इस संधि के तहत जो है काली नदी, जिसे महाकाली और निचले लोअर एरिया में शारदा भी बोला जाता है, काली नदी को इसकी सीमा मानता है भारत, और इसके पूर्व का जो भी हिस्सा है वह नेपाल का है। झगड़े का मुख्य मुद्दा जो है यह काली नदी के उद्गम को लेके है, ठीक है। काली नदी के उद्गम को लेके है। गर्ब्यांग गांव जो उत्तराखंड गांव के धारचूला तहसील में है, जहां पर कुछ देखिए यहाँ पे है क्या कि जो काली नदी का उद्गम स्रोत है ना, किसी एक पॉइंट से नहीं होके ये विभिन्न धाराओं का क्या है, संगम है। बहुत सारी धाराएं कहीं से निकलती हैं और सबका संगम जो है काली नदी के उद्गम का बिंदु है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये गर्ब्यांग गांव है जो उत्तराखंड के धारचूला तहसील में है, जहां पर कुछ धाराओं के संगम जो है काला पानी के उत्तर पूर्व में है और कुछ का संगम लिम्पियाधुरा के उत्तर पश्चिम में है, जो कि नेपाल में है। पहले का ब्रिटिश सर्वे मैप जो है लिम्पियाधुरा के उत्तर पश्चिम में जो है कुटियांगी को काली नदी का उद्गम स्थल माना, लेकिन 1857 के बाद जो है यह स्थिति बदल गई। 1857 के बाद क्या हुआ, यह स्थिति बदल गई, माफ कीजिएगा। 1857 के बाद यह स्थिति बदल गई और यह लिपुगढ़ हो गया तथा 1879 के बाद पंखागढ़ हो गया, जो उत्तरी पूर्वी धारा है इसकी काली नदी की, ठीक है। इस प्रकार उद्गम को काला पानी के नीचे ही माना गया दोनों केसेज में, और नेपाल ने इस परिवर्तन को स्वीकार किया जो 1947 से अभी तक स्वीकृत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पीछे चूंकि चाइना भी इंडिया और नेपाल दोनों का पड़ोसी है और चाइना की विस्तारवादी नीति और इंडिया को घेरने की कोशिश हमेशा से ही शुरू से ही जारी रहती है, तो आप इसमें चाइना को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। देखिए, इसके पीछे चाइना का क्या गेम है। चाइना जो है 1940 चाइना में हुआ था, 1949 में माओइस्ट क्रांति हुई थी। उसके बाद चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण कर लिया था, ठीक है। तब से ही नेपाल में बहुत सारी गलतफहमी फैल गई। हुआ क्या, उसके बाद जो है भारत को 18 बॉर्डर पोस्ट स्थापित करने के लिए बुलाया गया और नेपाल तिब्बत सीमा के लिए आमंत्रित किया गया था। इसमें सबसे पोस्ट जो पश्चिमी पोस्ट है टिंकर डर्रे पर था, इसका सबसे
पश्चिमी पोस्ट वेस्टर्न पोस्ट, जो लीपू लेक दर्रा से 6 किलोमीटर पूर्व है। 1953 में भारत और चीन ने लीपू लेक दर्रे को मानसरोवर यात्रा और व्यापार के लिए खोल दिया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद जो है 1981 में तीर्थ यात्रा के लिए फिर से इसे दोबारा खोला गया तथा 1991 में व्यापार के लिए इसे फिर से खोला गया। अब देखिए विवाद का क्या कारण है, आपको इसमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे हमने पहला ये मैप का अध्ययन करा कि कभी कुछ माना गया, कभी कुछ माना गया, कोई पॉइंट माना गया, तो इसी को लेके और फिर जब भारत और चाइना ने ये लीपू लेक दर्रा को खोला अपने मानसरोवर यात्रा और व्यापार के लिए, उसको लेके जो है नेपाल में एक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, जो है भारत के अगेंस्ट में यूज होने लगा। 1961 में जो उस समय राजतंत्र था नेपाल में, वहाँ के राजा महेंद्र ने बीजिंग की यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य था पश्चिम में शून्य बिंदु को परिभाषित करने वाली चीन नेपाल सीमा पर हस्ताक्षर करना। उसके बाद हुआ क्या कि 1969 में भारत ने नेपाल के अंदर अपना बॉर्डर पोस्ट हटा लिया तथा लीपू लेक से 10 किलोमीटर से कम दूरी पर ही काला पानी में अपना बेस रखा। ठीक है, और दोनों देश जो है तब से अपने मैप में अपनी सीमा के अंदर काला पानी को दिखाने की कोशिश करते हैं। 1979 के बाद है जो है इस दर्रे को भारत तिब्बत पुलिस सीमा इसका देख रेख करती है, लेकिन वास्तव में लोकल्स के लिए कोई प्रॉब्लम कभी नहीं क्रिएट किया गया है किसी भी देश के द्वारा, चाहे वो इंडिया हो या नेपाल हो। उनके लिए बॉर्डर हमेशा खुला रहता है फ्री मूवमेंट के लिए, और गुड्स का मतलब ये सामान इधर से उधर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोकल्स को, जो स्थानीय लोग हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है इससे। 1996 में हुआ क्या कि पंचेश्वर बांध के लिए महाकाली नदी संधि हुई। ठीक है, पंचेश्वर डैम मल्टीपर्पज डैम था ये। 1996 में इसके लिए महाकाली संधि हुई तथा 1997 में यह मुद्दा पहली बार उठा काला पानी को लेके। तो हुआ क्या कि 1981 में एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था टेक्निकल बाउंड्री समिति, जो इंडिया और नेपाल के जो भी बॉर्डर इश्यू थे वो विदेश सचिव लेवल पे ये हल कर लिए जाते थे। और लगभग इसमें जो बॉर्डर पिलर्स था इधर से उधर करके, और जो है इसी विदेश सचिव स्तर पे इन दोनों ने आपसी मुद्दे को आराम से सुलझा लिया था कुछ हद तक। लेकिन जब नवंबर 2, 2019 को सर्वे ऑफ इंडिया, चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, लद्दाख को अलग और जम्मू को अलग, तो एक नया मैप जारी किया गया था। ठीक है, इस मैप में भी काला पानी को इसके अंदर रखा गया था और नेपाल द्वारा इसी को लेके विरोध दर्ज कराया गया। ठीक है, तो ये थे कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट अभी के विवाद को उत्पन्न होने के पीछे। लेकिन क्या यह जरूरी था? केपी शर्मा ओली के द्वारा इसके पीछे जो है उनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है नेपाली नेशनलिज्म को उठाने को लेके, इसके बारे में हम केस स्टडी करते हैं। देखिए 19 अप्रैल 2020 से ही ओली का डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत वीक रहा है। ठीक है, लोकल लेवल पे उनको उनके प्रशासन के तरीकों को लेके बहुत सारे घेराव का सामना विपक्षी दलों के द्वारा और अपनी पार्टी के लोगों के द्वारा भी किया जा रहा है। तो और नेपाल के संविधान के तहत जो है एक नए पीएम को 2 साल की गारंटी मिलती है, जिसके दौरान कोई भी अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति नहीं होती है। लेकिन फरवरी में ओली की शासन शैली को लेके काफी विरोध का सामना करना पड़ गया है इस चीज को लेके। ठीक है, इसके साथ साथ ओली जो है कोविड-19 को भी हैंडल करने में लगभग नाकाम रहे हैं। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जो है हाल ही में एक रूल इम्पोज करी है जिसका थीम है 1 मैन 1 पोस्ट। इससे होगा क्या, या तो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का ये हेड रह सकते हैं केपी शर्मा ओली या नेपाल के प्रधानमंत्री। इसी सब को लेके उनके ऊपर काफी दबाव था। तभी हुआ क्या कि काला पानी विवाद का पुनः विस्फोट हुआ जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को 80 किलोमीटर की सड़क का जो है वर्चुअल इनॉग्रेशन किया, तो ओली के लिए एक राजनीतिक जीवन रेखा या सिचुएशन प्रदान कर दिया। ये जो 80 किलोमीटर की सड़क है यह लीपू लेक दर्रा से होके ही गुजरती है। मानसरोवर के लिए यात्रा समय बहुत कम हो जाएगा और व्यापार रूट में भी काफी इसमें भारत को लाभ मिलने वाला है। तब इस सिचुएशन को लेके केपी शर्मा ओली को लगा कि बस ये मुझे एक राजनीतिक जीवन रेखा मिल गई है, और वहीं से इन्होंने अपने आप को विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश करी कि इंडिया नेपाल को हमेशा सप्रेस करते आया है, और उन्होंने एंटी इंडियनिज्म का जो है
कार्ड खेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, और 2017 में भी उनका चुनाव जीतने का आधार भी एंटी इंडियनिज्म था। ठीक है, देखिए उन्होंने इसके साथ साथ जब कोविड-19 का प्रकोप बहुत बढ़ने लगा और वो कोविड-19 को हैंडल करने में असमर्थ रहे, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडियन कोविड-19 का वायरस है ये इटालियन और चाइनीज वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। आप समझ सकते हो, जहां पूरी दुनिया एक तरफ जो है कोविड-19 के लिए चाइना को जिम्मेदार घोषित कर रही है और चाइना वाकई में इसके लिए जिम्मेदार है, वहां पे इंडियन वायरस क्या होता है? इंडियन वायरस जैसी कोई चीज ही नहीं है। और इंडियन वायरस जो है अभी भी आपने देखा होगा कि ऐसे स्टडी न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में और रेडियो पे देखते सुनते आए होंगे कि यहाँ पे मरने वालों की संख्या बहुत है, कम है। लेकिन इसके बावजूद भी केपी शर्मा ओली ने कहा कि इंडियन वायरस जो है कोविड का, यह जो है कोविड-19 के इंडियन वायरस जो है आपका इटालियन और चाइनीज वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। एक बहुत तरीके से एक ये हो गया कि ये इंडिया को गाली दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने न्यू मैप में जो बेस्ड ऑन ओल्डर ब्रिटिश सर्वे रिफ्लेक्टिंग काली रिवर ओरिजिनेटिंग फॉर लिम्पिया दुर्रा इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ गरब्यांग गांव, ठीक है, जो हमने पहले स्टडी करी थी, उसी को इन्होंने जो ओल्ड ब्रिटिश सर्वे था उसके मैप को इन्होंने कहा कि यह मैप सही है और हम जो है इसी को मानेंगे। इसको लेके इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी प्रोपोजल करा था अपने यहाँ नेपाल में, और इन्होंने अपने न्यू पॉलिटिकल मैप में जो है 335 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को नेपाल के अंदर शो किया था, जो अभी तक के 170 वर्षों के इतिहास में कभी भी ऐसा नेपाल के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, ये केपी शर्मा ओली का मूव जो है बहुत ही खतरनाक है और इंडिया और नेपाल के सिचुएशन को विवश कर सकता है, रिलेशन को विवश कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि पहले हमने जाना कि हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या है दोनों के बीच के संबंधों के विवाद का, और उसके बाद केपी शर्मा ओली ने नेपाली नेशनलिज्म का कार्ड किस लिए खेला। अब देख लेते हैं कि क्या जो नेपाल और भारत जो है मतलब उनका ऐतिहासिक संबंध है और हमेशा से दोस्त होते आए हैं, तो इंडिया की इसमें क्या गलती रही है और इंडिया को क्या करना चाहिए, दोनों देशों को क्या करना चाहिए। एडिटर के द्वारा इसमें बहुत सारी सुझाव दी गई है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को आपने पहले अक्सर कहते सुना होगा कि वो जो कहते हैं कि पड़ोस पहले होता है, पड़ोसी पहले है, इसकी नीति पे, पड़ोस पहले की नीति पे काम करते हैं। ठीक है, और उन्होंने अगस्त 2014 में जो है नेपाल की एक अत्यधिक सफल यात्रा के साथ इसकी शुरुआत की थी, लेकिन हुआ क्या, 2015 में इस संबंध में खराबी शुरू हुआ और भारत को पहली बार नेपाल में संविधान मसौदे में दखल देने और फिर अनौपचारिक नाकाबंदी के लिए दोषी ठहराया गया। मधेसी आंदोलन हुआ था जिसमें बिहार बॉर्डर सील कर दिया गया था नेपाल के साथ, तो नेपाल को बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसने देश के खिलाफ एक व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया। नेपाल में भारत के खिलाफ नेपाली लोग गुस्सा गए और इस धारणा को पुष्ट किया कि नेपाली राष्ट्रवाद और एंटी इंडियनिज्म जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसका श्री ओली ने काफी शोषण किया और 2017 में वो चुनाव भी जीते। ठीक है, इसके साथ साथ नेपाल को जो है एक चीनी कार्ड भी मिल गया है और इस चीनी कार्ड से वो हमेशा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। अतीत में जो है चीन ने अपने जगहों पे काफ़ी, चाहे वो इंडिया का हो या नेपाल का हो या अपने यहाँ का हो, खुद चाइना की जगहों पे काफ़ी कड़ी नज़र बनाए रखी। उसकी चिंता का जो मुख्य बिंदु था ना, मुख्य रूप से वह तिब्बती शरणार्थियों समुदायों पर नज़र रखने से संबंधित था। ठीक है, चाइना ने राजशाही के उन्मूलन के साथ चीन के राजनीतिक दलों के साथ साथ सेना, सशस्त्र पुलिस बल जैसे संस्थानों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और इसके अलावा आज का चीन जो है अधिक मुखर विदेश नीति अपना रहा है और नेपाल को जो है अपने दक्षिण एशियाई पद चिन्हों पे एक महत्वपूर्ण तत्व मानने लगा है कि दक्षिण एशियाई जो भी उसके स्टेप्स हो रहे हैं साउथ एशिया के लिए उसमें नेपाल एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में उभर के सामने आया है, जिसका लाभ नेपाल जो है चाइना कार्ड को खेल के करता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अब देखिए भारत यहाँ पे क्या गलती किया। भारत ने नेपाल में बदलते राजनीतिक परिदृश्य को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। ठीक है, पहले जो था जो पीस तरीके, शांत तरीके से, कूटनीति तरीके से कोई भी मुद्दा हल कर लिया जाता था,
उसके बाद जो है नेपाली नेताओं ने जब भी सार्वजनिक रूप से भारतीय विरोधी मुद्राएं अपनाई थी तो इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर शांत कूटनीतिक तरीके से जो है इस मुद्दे को हल कर लेते थे, ठीक है। लेकिन रसाही के दौरान दशकों पहले अपनाई गई और उसके बाद के राजनीतिक दलों ने जो है राष्ट्रवादी साख का प्रदर्शन किया, जिसने नेपाली इतिहास की पाठ्यपुस्तकों को में जो है विकृतियों को एक तरीके से जन्म दिया और लंबे समय तक नकारात्मक परिणाम इसके हुए जो भारत के विरोध में गए। और बहुत लंबे समय तक भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को साझा करने के लिए सादा संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर विशेष संबंध का आह्वान किया, लेकिन आज के दौर में ये विशेष संबंध जो है एक नकारात्मक अर्थ के तौर पे नेपाली राजनेताओं के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ठीक है। यह आश्चर्य की भी ही बात है, आगे बताया जा रहा है कि 1950 की शांति और दोस्ती की संधि जो नेपाली अधिकारियों द्वारा ब्रिटिश भारत के साथ जुड़े विशेष लिंक को जारी रखने के लिए 1949 में मांगी गई थी, एक खुली सीमा और नेपाली नागरिकों के लिए काम करने के अधिकार के रूप में देखी गई थी, उसको परे रख के आज ये सिचुएशन जो है दोनों के बीचों का संबंध जो है उसमें खटास पैदा हो गया है। अब अंततोगत्वा एडिटर जो है राइटर जो है वह सजेशन देता है कि दोनों देशों को क्या करना चाहिए। उसने कहा है कि आज की जरूरत है कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद पर बयानबाजी को रोका जाए तथा एक शांत वार्ता के लिए जमीनी स्तर पर कदम उठाए जाएं, जहां दोनों पक्षों को संवेदनशीलता का प्रदर्शन करने की जरूरत है, क्योंकि वे एक विशेष संबंध शेयर करते ही हैं, चाहे दोनों देशों में कितनी खटास आ जाए, लेकिन एक इनके साथ जो है दोनों देश जो है एक स्पेशल रिलेशनशिप में है, ठीक है। एक सामान्य संबंध जहां भारत एक उदार भागीदार हो सकता है, 21वीं सदी में पड़ोस पहले के लिए एक बेहतर आधार होगा। तो यह था आज का इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो बीपीएससी 65 मेंस के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसे शुरू से लेके लास्ट तक आप कई बार देखना जब तक आपको पूरे तथ्य ना समझ में आ जाए, और मैप स्टडी कर लेना ताकि आंसर राइटिंग करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ यह इंटरनेशनल रिलेशन, यूपीपीएससी, आईएएस, जेपीएससी के टॉपिक से रिलेटेड यह टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।